काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग इस दरमियान चर्चा जो कर रहे हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब इस भर्ती की चर्चा इतनी बार क्यों हो रही है? और 2018 का विज्ञापन है, 2020 में इसमें कुछ लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है। मतलब 69,000 की जो भी चयनित सूची है, चाहे पहली सूची हो, चाहे दूसरी सूची हो, चाहे तीसरी सूची हो, उसमें इतने अधिक लोगों का चयन हो गया है। उसके बाद अब क्या समस्याएं बची हुई हैं, अब क्या विवाद बचा हुआ है? क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद हैं, उसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली है। अब मूल विवाद ये है, मूल जो मामला है कि 23 सितंबर को क्या होगा। अब क्या होगा ये जानने से पहले थोड़ा सा समझ लें कि विवाद है क्या, मामला है क्या, और कौन कौन से पक्ष हैं, कौन कौन से लोग वहां पहुंचे हैं, जिनके पक्ष में होना है, जिनके खिलाफ होना है, जिनको लाभ पाना है और जिनको घाटा उठाना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पक्ष हैं। लेकिन उस पक्ष को जानने से पहले थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ताकि जो लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो सीधे हम लोग आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो लगभग सारे लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 23 सितंबर 2024 को इसकी अंतिम सुनवाई है, ऐसा इसके पूर्व की सुनवाई में कहा गया था। अब वो अंतिम हो पाता है या नहीं हो पाता, वो 23 को ही पता चलेगा। मामला यह है कि 69,000 शिक्षक की भर्ती आई थी, उसमें 67,867 लोगों की एक चयन सूची बनाई गई और वो भर्ती 3 भागों में हुई। ये सूची 2 भागों में हुई और तीसरी एक सूची आई वेटिंग वाली, जो पद इसमें रिक्त हो गए थे 6696 की, वो सूची आई तीसरी। तो इतने लोगों का चयन इस भर्ती में हुआ। 2018 में विज्ञापन आया, 2020 में नियुक्ति मिली। अब इसमें मामला है क्या? मामले इसमें 2-3 हैं। सबसे जो मुख्य मामला है जिसके बारे में इसमें सुनवाई होनी है, वो मामला है आरक्षण घोटाला या विवाद। अब आरक्षण को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है या वास्तव में आरक्षण का घोटाला हुआ है। अब ये आरक्षण घोटाला है या विवाद है? घोटाला और विवाद में अंतर थोड़ा सा समझ लें। जो मैं समझ पा रहा हूं, घोटाला वो है जो जानबूझ करके किया गया हो, किसी के साथ जानबूझकर भेदभाव किया गया हो, वो घोटाला है। और विवाद की स्थिति ऐसी आती है कि अनजाने में या कुछ टेक्निकल या कुछ त्रुटियों की वजह से ऐसा हो गया है और ये स्थिति उसकी वजह से बिगड़ गई है। तो अब इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये घोटाला है या विवाद है। हालांकि ये कोई मेरिट की बात नहीं है, मैं चर्चा के लिए खाली बात कह रहा हूं कि इससे कोई इस केस पे अंतर पड़ने वाला नहीं है कि घोटाला है कि विवाद है। फाइनली आरक्षितों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा इनका दावा है। अब इनका दावा मजबूत भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जब थोड़ा सा दबाव बढ़ा, मुकदमे बढ़े, सिंगल बेंच का आर्डर आया, डबल बेंच का, ये सारी प्रक्रिया चली और राजनीतिक तौर पर भी सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा कि इस सूची के बारे में सोचा जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सोचा जाए। जो भी आरक्षित वर्ग के लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या उनकी बातों में दम है? इसके लिए कई प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग में भी कई बातें हुई, वहां से भी कुछ जानकारी निकल करके आई। सरकार ने भी गाहे बगाहे माना कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, घोटाला हुआ है, और इसकी पुष्टि सरकार ने इस बात से कर दी जो 6800 की सूची आई, 6800 की एक सूची निकाली गई जिसमें सरकार ने ये माना कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, विभाग ने ये माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है और जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो 68,000 सीटों पे अपना चयन लेकर के अंतिम एक सूची निकाली गई। हालांकि उसकी नियुक्ति हो नहीं पाई। कुछ पक्षकार जा करके वहां पर उन्होंने कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया, न्यायालय में, और वहां से मामला बढ़ा सिंगल बेंच और यही सूची और यही मामला लेकर के आगे बढ़ा, सिंगल बेंच और डबल बेंच में गया और यही सब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। ये तो दावा आरक्षितों का था और इस दावे को सरकार भी पुष्टि करती हुई नजर आती है। अब इसी के साथ में कुछ जनरल कैंडिडेट का भी दावा है। अब एक ये दावा है कि 6800 का ही दावा नहीं है, ये तो सरकार मान रही है। जो आरक्षित वर्ग हैं वो 19,000 सीट पर तक मान रहे हैं कि 19,000 सीटों पर
ये मामला दिख रहा है कि ये मामला जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि 19,000 सीटों पर ये गड़बड़िया हुई है, इसलिए इसको ये घोटाले का नाम दे रहे हैं। फिलहाल ये उनका पक्ष है और उनके पक्ष के समर्थन में कुछ न कुछ सरकार की गतिविधियां ऐसी नजर आती हैं। उनकी जो स्वीकारोक्ति है वो लगता है कि कुछ गड़बड़ी जरूर है। अब जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका क्या दावा है कि ओवरलैपिंग कराया गया है। ओवरलैपिंग कराने से जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके सीट का नुकसान हुआ है, ये इनका दावा है। अब ओवरलैपिंग हुआ कैसे है, अंतिम चरण में या दोहरा आरक्षण है? ओवरलैपिंग होना चाहिए, अंतिम चरण में होना चाहिए। अगर परीक्षा एक दिन की है तो उसमें जो भी लाभ मिलना है वो अंतिम चरण में मिलना है, ऐसा दावा है, ऐसा नियम भी है। और कई स्तर पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लोगों का दावा है। और ये सही भी है कि कई स्तर पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मूल बात यहाँ है कि यहाँ क्या कई स्तरों पे आरक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया है, और जो आरक्षण है वो छूट के रूप में दिया गया है या जहां छूट मिलनी चाहिए थी, जो छूट मिली हुई है, क्या वो आरक्षण है? और जहां छूट मिली है, अगर छूट में आरक्षण मिल गया है, अगर वो छूट आरक्षण के रूप में है तो अंतिम चरण में फिर क्या दिया जाएगा? तो इस तरीके से इनका दावा है कि जो है दोहरे तेहरे मापदंड अपनाए गए हैं, दोहरे तेहरे स्तर पे आरक्षण दिया गया है। ओवरलैपिंग का नॉर्मली नियम यही है कि आप अगर जीवार की कैटेगरी में आपके गुणांक, आपके अंक अगर आप बनते हैं और आप किसी भी कैटेगरी से अंदर आते हैं, तो जिस कैटेगरी से आप अंदर आते हैं तो उस कैटेगरी में आपको टॉप रैंक दी जाएगी। या फिर अगर आप एक चरण की परीक्षा है या अंतिम चरण में आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहां अगर आपका अंक यूआर की कैटेगरी से ज्यादा बनता है या उसके बराबर बनता है, तब आप अपनी कैटेगरी से उठ करके यूआर की कैटेगरी में चले जाएंगे। क्योंकि जो यूआर की कैटेगरी है, अनारक्षित की कैटेगरी है, उसमें किसी का आरक्षण नहीं है, उसमें सारे वर्ग के लोग जा सकते हैं, सभी जातियों के लोग जा सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी सबके लिए है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर जनरल नॉर्मली जो यूआर का गुणांक है, यूआर का जो कट ऑफ है, उसके बराबर अगर आपका आता है तो आप उठ करके वहां चले जाते हैं, आपके वर्ग की, आपकी कैटेगरी की एक सीट खाली हो जाती है। तो सामान्य तौर पे नियम यह है और यही लागू होना चाहिए। लेकिन यह मामला एक फंस गया है कि जो एटीआरई की जो परीक्षा हुई है उसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या वो छूट है या आरक्षण है? और सबसे पहले मुद्दा, सबसे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्व में सुनवाई हुई है अभी हाल फिलहाल में, उस दिन सबसे पहला मामला यही उठा और यही सब, इसी सब बातों का वहां पर परीक्षण होना है और यही सब के आधार पे इसका एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जो भी दो पक्ष हैं, साफ तौर पे जनरल कैटेगरी के लोग और आरक्षित वर्ग के लोग, ये दोनों आमने सामने वहां पे हो गए हैं, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं है। अपने अपने दावे के साथ दोनों लोग पहुंचे हैं। चूंकि डबल बेंच हाई कोर्ट से आरक्षितों के पक्ष में फैसला दिया गया कि सूची रिविजिट की जाए, आरक्षितों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी सीटों पे धोखाधड़ी की गई है, तो उसके विरोध में जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। अब वो पहुंचे किस आधार पे हैं, तो उसमें दो तीन बातें हैं, लेकिन जो एक मुख्य बात मुझे समझ में आई, सबसे पहली सुनवाई पे यही दिखा कि जो एटीआरई की परीक्षा हुई है, जिसमें 60 और 65 का मामला था, इतने कट ऑफ पार करने के बाद अंतिम मेरिट का निर्माण किया जाएगा, तो एटीआरई की जो परीक्षा है उसमें जो आरक्षण दिया गया है, जो छूट दी गई है, क्या वो छूट है, रिलैक्सेशन है, या फिर वो आरक्षण है? इस बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, पूर्व के कई आदेशों में चर्चा हुई है और कई कानूनविदों की भी जो राय है, इसमें सबकी राय अलग अलग है। किसी इसके बारे में कोई स्पष्टता अभी तक नहीं है। स्पष्टता का आशय यह है कि कई भर्तियों में उसको कई प्रकार से बताया गया है। अब जो नियमावली यहाँ है, जो सरकार की नियमावली है, सरकार की जो राय है,
वो क्या होती है, और वही सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना दाखिल करेगी कि वो क्या मानती है। ये छूट मानती है, इसको आरक्षण का दायरा मानती है। अगर इसको आरक्षण का दायरा मानती है, एटीआरई की जो छूट है, तब फिर वहां ओवरलैपिंग की समस्या आएगी। ओवरलैप वहां पे माइग्रेट करके लोग जनरल का मतलब ये है कि यूआर में नहीं जा पाएंगे। अगर इसको छूट मानती है तो निश्चित तौर पे जो आरक्षण का लाभ है वो अंतिम चरण में दिया जाना चाहिए, और अंतिम चरण में अगर दिया जाएगा तो वहां से माइग्रेट होकर के वो जनरल में, यूआर में चले जाएंगे आरक्षित वर्ग के लोग। तो ये मामला है, इसी का विधिवत परीक्षण वहां पर होना है इस भर्ती के संदर्भ में। इस बारे में परीक्षण कई बार हो चुके हैं, लेकिन एक बार इस भर्ती के संदर्भ में वहां पे परीक्षण होना है। वो इसी तरीके से है कि जैसे बीटीसी का और बीएड का जो मामला था, ये वहां से फाइनलाइज हो गया, देवेश शर्मा वाला मामला अगर आप लोग जान रहे हो। उसके बाद क्लेरिफिकेशन के लिए बार बार हर एक राज्यों के लोग वहां पर गए। तो इन छूट आरक्षण के संदर्भ में कई फैसले हैं, कई भर्तियां हैं, कई राज्यों में कई तरह के आदेश हैं। लेकिन अब इस भर्ती में इस पे क्या डिसाइड होना है, ये निश्चित तौर पे 23 सितंबर को डिसाइड होगा। इस पे कोई स्पष्ट कोई नियम, कोई रूल इसमें लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है वहां पे इसको स्पष्ट करना ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो स्पष्ट करके कर देगा तो उसी के आधार पे मामला चलेगा। अब 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सब बातों को लेकर के फैसला होना है। सामान्य तौर पे सीधे सीधे जो दिखते हैं वो दो ही पक्षकार दिखते हैं, एक आरक्षित वर्ग के लोग और दूसरा पक्ष कौन सा है, जनरल कैटेगरी का सामान्य वर्ग के लोग। यही दोनों आमने सामने हैं, और इन्हीं दोनों का लगता है कि एक बाहर होगा तो दूसरा अंदर होगा, और दूसरा अंदर होगा तो वो पक्ष बाहर होगा। यदि सरकार समायोजन की कोई स्थिति लाती है, कोई ऐसी प्रक्रिया बनाती है, तब शायद दोनों लोगों का लाभ हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लें कि जो भी सुनवाई होनी है, अब फाइनली वहां पर कितने पक्ष वहां पर मौजूद हैं। तो जब पक्षों की जानकारी हो जाएगी तभी हम एक आंकड़ा लगा पाएंगे कि जो भी फैसला होने वाला है 23 सितंबर को, वो फैसला किसके पक्ष में जाएगा और क्या फैसला आ सकता है। तो सबसे पहले तो वहां पे पहुंचे हैं जो लोग, उसमें एक चयन सूची बचाने वाले हैं। हालांकि जनरल कैटेगरी के लोग वहां पे गए हैं, मूल याचिका उनकी है, लेकिन उन्हीं के साथ में एक लोग पहुंच गए हैं जो 69,000 की सूची है, उसको उनको बचाना है, एज इट इज उसको रखना है कि वो सूची डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो चयनित हैं वो चयनित बने रहें। उसके अलावा सरकार को, कोर्ट को जो भी लाभ देना हो इसके अतिरिक्त वो देने के लिए स्वतंत्र है, दे, कोई ऐतराज नहीं है। अब जो सूची भी है वो दो लोग बचा रहे हैं, एक जनरल कैटेगरी के लोग बचा रहे हैं, और इसमें भी आरक्षित वर्ग के लोग भी पहुंचे हैं, उनको भी है कि सूची बचा लेना है, ये डिस्टर्ब ना होने पाए। अब दोनों के तर्क अलग अलग हैं, इसके बारे में चर्चा आगे होगी। और दूसरे जो मुख्य लोग गए हैं वो ओवरलैपिंग को रोकने के लिए गए हैं। ओवरलैपिंग को वो कहां से रोक रहे हैं? कुछ लोग तो टेट से ही रोक रहे हैं। जो टीईटी की परीक्षा है वहां पे लाभ मिला हुआ है आरक्षण का, जो पास होने का मार्क्स है 55 और 60%, उसको माना जाए। सुपर टेट एटीआरई की जो परीक्षा है उसमें जो छूट मिली हुई है, जो आरक्षण का लाभ मिला है, अब छूट और आरक्षण में इसी का परीक्षण होना है, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग बराबर हो रहा है। तो 60-65 का जो कट ऑफ है उसमें जो अंतर है वो छूट है, आरक्षण है, इसका परीक्षण होना है। अब ओवरलैपिंग इन आधार पे रोकनी है कि वहीं से लोग माइग्रेट कर जाए, जो भी अपना एटीआरई को अगर मान लिया जाए आरक्षण के लाभ का पैरामीटर या स्टेप एक दरवाजा, तो यहां से अपने अपने कैटेगरी में लोग जाएंगे। अगर इसको आरक्षण का दायरा नहीं माना जाता है, एक पैरामीटर नहीं माना जाता है, एक स्टेप नहीं माना जाता है, तो जो जहां से जैसे आ रहा है आता जाए, कोई दिक्कत नहीं। अंत में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और आरक्षण के लाभ की स्थिति यही है कि जो यूआर का कट ऑफ है उसको जो क्वालिफाई करेगा वो यूआर में जाएगा, उससे कम वाले अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए ये पक्ष पहुंचा है।
और तीसरा जो पक्ष है, जो कैविएट के माध्यम से दाखिल हुआ है वहां पे, जब जो ये पक्ष पहुंचा है तो वो लोग कैविएट के माध्यम से दाखिल हुए हैं आरक्षित वर्ग के लोग, जिनके पक्ष में हाईकोर्ट डबल बेंच यूपी ने फैसला सुनाया है। वो भी अपनी दलील लेकर के पहुंचे हैं। इनकी दलील सिर्फ वही है कि आरक्षण का जो घोटाला हुआ है उसको घोटाला साबित करना है। हालांकि उनकी एक आवाज ये भी है कि उनको जितनी सीटों पे नुकसान हुआ है, 19,000 सीटों पे नुकसान हुआ है, या उससे ज्यादा या उससे कम, वहां पे इतना स्पष्ट नहीं है। उनको इतना दे दिया जा, उसके आगे पीछे जो करे सरकार उससे कोई उनको आपत्ति नहीं है। उसमें भी कई प्रकार की याचिकाएं इस संदर्भ में पड़ी है कि इसको घोटाला साबित किया जाए, जैसे तैसे ये सिद्ध किया जाए कि यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लोगों का नुकसान हुआ है, और उनको ये कहने में, ये सिद्ध करने में स्पष्ट तौर पे मदद मिल रही है। चूंकि सरकार ने जो 6800 की सूची जारी की है वो ये मानने के लिए, ये बताने के लिए एकदम स्पष्ट दिखती है कि इनके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। सरकार ने माना है, 6800 की सूची जारी की है, तो इससे ये इनकी बातों पे बिल्कुल बल मिलता है। आप माने चाहे इस बात को, चाहे बिल्कुल ना माने, अंत में इनके पक्ष में फैसला आए या ना आए वो अलग बात है। लेकिन सरकार की जो स्थिति है, चूंकि इस जैन सूची बनाने की जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की, विभाग की है, और उस विभाग ने जब मान लिया है, और यहाँ पे जो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है उत्तर प्रदेश में, उसको भी सरकार ने मान लिया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, जो भी फैसला है हम उसको फॉलो करेंगे। तो यहां से इनकी बातों को निश्चित तौर पे बल मिलता है। अंत जो इसका फाइनल डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो निर्णय तो वहीं से होना है। किसकी बातों में बल था वो तो 23 को पता चलेगा, लेकिन जो आज की अभी तक की स्थितियां हैं उसके आधार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये 3 मुख्य हैं, इसमें भी कई धाराएं हैं। ये मुख्य धाराएं हैं, इसकी छोटी छोटी नदियां तमाम हैं जो वहां पे अपनी सूची और अपनी पिटीशन दाखिल किए हैं। सबके अपने अपनी अपनी दलीलें हैं। अब देखिए होता क्या है वहां पे, वो बात में देखा जाएगा। इतने लोग दलील पेश करने वाले हैं, और जो 69,000 भर्ती से जुड़े हुए हैं उससे बाहर चयनित वो भी अपनी दलीलें पेश करते हैं। अब सबका सिस्टम देखा जाएगा कि फाइनली किसका पक्ष मजबूत आएगा, जो भी डिसीजन होगा वो किसके पक्ष में आएगा, और किसकी दलील, किसका तर्क सही साबित हुआ, वो अपने आप को भी जोर आजमाइश करके आंकते रहें। अब हम लोग आते हैं अंतिम पहलू पे। क्या हो सकता है? इतना जो सिस्टम है, इतने जो पक्षकार हैं, हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है उसके आलोक में, सरकार ने माना है घोटाला हुआ है उसके आलोक में, जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी दलीलों के आलोक में, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो ओवरलैपिंग को सही ठहरा रहे हैं कि ओवरलैपिंग हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, जनरल का नुकसान हुआ है, इनकी सबकी दलीलों के आधार पे, और पूर्व में जो तमाम नजीर दिए जा रहे हैं, और 23 सितंबर से पूर्व की जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे एक सामान्य सी थोड़ी सी चर्चा हुई कि आप कैटेगरी का लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा चर्चा वहां पे नहीं हो पाई। तो इन सबके मद्देनजर जो भी दलीलें हैं उनके मद्देनजर अब क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है, जो मेरा तर्क कहता है, जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है पिछले कुछ केसेस का, उसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि अब जो भी फैसला वहां से आएगा वो नजीर बन के आएगा। नजीर बनने का मतलब है वो वन टाइम फैसला होगा, उस फैसले के आधार पे उसको लोग चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी फैसला आता है किसी भी पक्ष में, किसी के पक्ष में आता है, किसी के खिलाफ में आता है, तो उस फैसले को, जो मेरी समझ कहती है कि उस फैसले को आधार बना करके आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर लाभ की स्थिति में है तब, हानि की स्थिति में है तब। मेरी समझ यही कहती है, चूंकि इससे पहले पूर्व में कई फैसले आ चुके हैं। जैसे 72,825 की एक भर्ती आई थी सन 2011 में, उसका जो एक फैसला आया था उसके आधार पे, उसमें अंत में एक फैसला आया था याची लाभ का। 820 लोगों की शायद एक सूची थी, 800 से कुछ आसपास, उसमें उनको लाभ दिया गया था, और उसके आधार पे कोई चैलेंज करके, शायद उसमें था कि जैसे 112-15 टीटी का जो मार्क्स था, उस कम से कम कट ऑफ लगभग सारे जिलों की इतनी ही थी, और
जो चयन होना था वो लगभग 97, 98, 100 नंबर का चयन हो गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन उस सूची के अलावा जो 800 की सूची थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिलाफ दिया गया था, उस सूची के आधार पे उत्तर प्रदेश में तब से आज तक कोई नौकरी नहीं पा पाया है कि मेरा भी 100 नंबर है, 105 नंबर है, मुझे भी लाभ दिया जाए। तो वन टाइम फैसला था, उसको आप नजीर नहीं बना सकते हैं। मेरे समझ से ये फैसला ऐसे ही आने वाला है। और दूसरा एक फैसला आया था 2011 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती आई थी। उसमें व्हाइटनर का एक विवाद हुआ था जिसको सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था, डबल बेंच हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उनको जा करके सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में उनके पक्ष में फैसला आया था जो व्हाइटनर से पीड़ित लोग थे। और जो फैसला आया था वो ऐसा ही आया था वन टाइम कि इस फैसले के आधार पे इसका लाभ लेकर के इसको नजीर बना करके और पक्षकार कहीं कोर्ट में लाभ नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वो मामला उस मामले का अंत होता नजर नहीं आएगा। तो एक तो मुझे ये लगता है। दूसरा ये है कि अगर ओवरलैपिंग के खिलाफ फैसला आता है, तो आएगा कहां से यह फैसला? जब ये डिसाइड हो जाएगा इस भर्ती में, क्योंकि ये मामला पहले से डिसाइडेड है। लेकिन इस भर्ती में क्या होता है, ये डिसाइड जैसे हो जाएगा छूट और आरक्षण का मामला, वैसे ही ये ओवरलैपिंग वाला मामला डिसाइड हो जाएगा। अब जिसके पक्ष में डिसाइड होगा, अगर एटीआरई को आरक्षण का एक दरवाजा माना जाएगा तब ये जनरल के पक्ष में जाएगा। अगर इसको आरक्षण लेने के लिए एक स्टेप नहीं माना जाएगा तो निश्चित तौर पे आरक्षितों को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि अंतिम चरण में फिर उनको आरक्षण दिया जाएगा और वो किसी भी कैटेगरी में जाकर के किसी भी वर्ग के लोग यूआर में जाकर के माइग्रेट कर पाएंगे। और अगर एटीआरई के इसी दरवाजे पर ही अगर आरक्षण का लाभ मान लिया जाएगा तब फिर अपनी ही कैटेगरी में लोग जाएंगे और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको वहां पे लाभ मिल सकता है। एक तो ये फैसला आएगा और ये फैसला दोनों लोगों के ऊपर लागू हो सकता है, जनरल और आरक्षित वर्ग के लिए लाभ दोनों को मिल सकता है। लेकिन इस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है इसके आधार पर। अब और एक तीसरा मामला यह है कि एटीआरई में आरक्षण लागू, तो एटीआरई में अगर आरक्षण लागू वाला सिस्टम हो जाएगा तो इसी से जुड़ा हुआ मामला दिखता है। अब तीसरा है अंतिम कि समायोजन और पीड़ित पक्ष। अब जो भी पीड़ित पक्ष होगा, अब सरकार के सबमिशन पर, उसके रिटन सबमिशन पे ये मामला थोड़ा सा टिक करके जाता है, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होना होता है राज्य सरकार जो नियोक्ता होती है, जिसको ये लाभ देना है, जिसको उनके वेतन की व्यवस्था करनी है, जिनको ये व्यवस्था चलानी है, उनके रिटन सबमिशन पर कि यदि कोई पीड़ित होता है, चाहे जनरल कैटेगरी के लोग, चाहे आरक्षित वर्ग के लोग, अगर सूची से कुछ लोग बाहर होते हैं, अंदर होते हैं, या सूची के अतिरिक्त आपके पास क्या वैकेंसी देने की या पद भरने की अगर कोई व्यवस्था है, तो इसके लिए राज्य सरकार के रिटन सबमिशन पे निर्णय लिया जाएगा। अगर वो समायोजन करने की स्थिति में है तो एक फैसला ये भी आ सकता है कि यदि सरकार ऐसा दिखती है कि अगर जो भी मामला है, अगर आरक्षित वर्ग को लाभ मिलता दिखता है और चयन सूची न छेड़ी जाए, तो उनको वहां से समायोजन अगर सरकार करने के लिए तैयार है तो इस पे भी एक फैसला आ सकता है। दूसरा ये है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि आरक्षितों के साथ अन्याय हुआ है, लिस्ट में धोखाधड़ी गड़बड़ी हुई है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, निश्चित तौर पे जाना पड़ेगा, और आरक्षित वर्ग के लोग अंदर आएंगे। तो अब जब जो जनरल कैटेगरी के लोग चयनित सूची से बाहर जाएंगे, उनको अगर समायोजित करने के लिए सरकार एक प्रपोजल देती है तो निश्चित तौर पे एक फैसला ऐसा भी आ सकता है। अब सारा मामला वही एटीआरई के पात्रता, पार्ट ऑफ सिलेक्शन, छूट और आरक्षण, इन सब पे मामला टिका हुआ है। जैसे ये क्लियर होगा वहीं से क्लियर हो जाएगा कि आरक्षितों के पक्ष में फैसला आएगा या जनरल कैटेगरी के लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। अब इसी के साथ जो वन टाइम ऑर्डर का मैं जिक्र कर रहा हूं, चूंकि जैसे ही कुछ फैसला आएगा तो एक तीसरा पक्ष भी वहां से उद्धृत हो सकता है, निकल सकता है, चूंकि अब भर्ती ये बार बार ना फंसे और बार बार यही मामला ना आता रहे, इसके लिए भी उपबंध यही होता है कि वन टाइम ऑर्डर कर दिया जाए
कि अब ये फाइनल फैसला है, अब इसके आधार पर कोई नजीर बना करके बार बार कोर्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके की कयास, इस तरीके की चर्चा के बाद एक विश्लेषण मुझे ऐसा दिखता है, जो भी सारी बातें हैं वो मैंने अपने तर्क, अपने अनुभव के आधार पे की, और पूर्व में मैंने इस बारे में कई वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, इससे पूर्व कई वीडियो हमने बनाया है, कई तर्क उसमें दिए गए हैं, कई अन्य मुद्दों पर भी बातें हुई हैं, केवल इन्हीं मुद्दों पर बातें नहीं हुई हैं। आप जाकर के उसको देख सकते हैं, तब आपको सारा प्रकरण एक झटके में समझ में आ जाएगा। कैसे क्या घट रहा है, कैसे क्या हो सकता है, आपको भी लगने लगेगा। जब आप सारे पक्षों को देख पाते हैं तभी आपको लगता है कि क्या हो सकता है, क्या होगा या क्या हो सकता है, दोनों बातें हैं। अब जैसे मैं कमेंट में एक पढ़ रहा था, उसमें जैसे लिखा था, आज की वीडियो की मैं चर्चा कर रहा हूं, कि कमेंट में लिखा था, कुछ मैंने एक तर्क जो भी अपना दिया था, तो उसमें ये लिखा था कि आप लग रहा है बीटीसी वाले हो। क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मैं किसी तरीके से बायस्ड होकर के वीडियो नहीं बनाता हूं, इसीलिए मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, चाहे इस वीडियो में आप देख लीजिए, तो वो एक सारे पक्षों पे चर्चा होती है। अब मैं एक कंक्लूजन बताता हूं, बाकी सारे तर्क दिए गए हैं, आप भी उस पे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो चूंकि आज का जो वीडियो बना हुआ है, इस पे भी शायद कमेंट में कुछ लोग लिखें कि आप आरक्षित वर्ग के लग रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लग रहे हैं, शिक्षा मित्र लग रहे हैं। जो भी होगा फिलहाल वो तो अलग बात है, कमेंट में आपको ये सब लिखने का निश्चित तौर पे अधिकार है। क्योंकि मैं कमेंट ध्यान से पढ़ता हूं, क्योंकि कमेंट में पढ़ते समय कई ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जो दमदार होते हैं, और ऐसा लगता है कि इस पे चर्चा नहीं हुई है। अगर इन पॉइंट्स को सामने रखा जाए तो पूरी एक क्लियरिटी मिल जाती है, एकदम सारा मामला क्रिस्टल क्लियर एकदम दिखता है। तो आज की चर्चा इस बारे में रही। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये चर्चा लगी कैसे, और इसका कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं, आपके हिसाब से 23 सितंबर को क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ मैं इस विचार विमर्श को देता हूं विराम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट विचार विमर्श की इस कार्यशाला में। धन्यवाद।